स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म इन यूरोप। यानी यूरोप के अंदर जो सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन। सामंतवाद से पूंजीवाद का परिवर्तन जब आप पढ़ेंगे, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सामंतवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है। सामंतवाद और पूंजीवाद, वाद का अर्थ आपने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि इंग्लिश में हम सिंगुलर और प्लूरल दो वर्ड बोलते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। तो जब भी किसी शब्द के आगे इंग्लिश में अगर हम करते हैं तो इज्म लगाते हैं, या हिंदी में जब वाद लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल। वही चीज यहाँ पे है कि जो सामंतवाद है, सामंतवाद का पूरा अर्थ होता है सामंत जमा वाद, इसका संधि विच्छेद करते हैं। ऐसे ही पूंजी जमा वाद, यानी जो व्यवस्था है हमारी वो सामंतों के ऊपर आधारित हो, या मैक्सिमम क्षेत्र के अंदर सामंतों की ही प्रभु सत्ता हो। इसी तरीके से जब पूंजीवाद को पढ़ते हैं तो पूंजी का अधिक बोलबाला हो। तो ये जो हम काल पढ़ रहे हैं, जो हम समय पढ़ रहे हैं, ये आएगा कि सामंतवादी व्यवस्था से और हम पूंजीवादी व्यवस्था में आए। वो सारा का सारा हमें पूरा काल पढ़ना है। इसके अंदर हमारी 5, 6, 7 शताब्दियों का काल है ये। कभी भी इतिहास के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो परिवर्तन अचानक नहीं होता, एक प्रोसेस होता है और वो धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है। इसी लेक्चर में जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो उसके अंदर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये परिभाषा है, डेफिनेशन है सामंतवाद की। कि सामंतवाद उस मध्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसके अंतर्गत बड़े भूस्वामी अपनी जागीरों में उन तमाम अधिकारों का प्रयोग करते थे जिन पर पहले कभी राजाओं का अधिकार था। सामंतवाद के दौर में भी समस्त भूमि पर राजा का ही अधिकार था, लेकिन सामंत अपनी अपनी जागीरों में संप्रभुता संपन्न थे। क्या अर्थ होता है इस चीज का? कि जो मेन पावर थी, सेंटर ऑफ पावर था, वो तो राजा ही था। लेकिन समय के साथ जब बदलाव हुआ तो राजा ने अपने अधिकार सामंतों को दे दिए। वो सामंत कौन हुए, इसको अगर आप समझेंगे तो मैं इस परिभाषा के साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपने बीए पार्ट 2 के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है। उस मध्यकालीन भारत के इतिहास में चाहे आप अकबर को पढ़ेंगे, चाहे अकबर के बाद आप औरंगजेब तक आ जाएंगे, और विशेष रूप से औरंगजेब में देखेंगे तो उन्होंने अपने राज्य को, वो राज्य सारा का सारा किस में बांटा था? जागीरों में बांट दिया था। और वहां पे व्यवस्था हुई थी जागीरदार, एक जागीरदारी व्यवस्था आ गई थी। वो जागीरदारी व्यवस्था क्या थी कि जब राजा के पास किसी भी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को जो उसका अधिकारी होता था उसको देने के लिए पैसा नहीं होता था, राशि नहीं होती थी, तो वो एक क्षेत्र विशेष का एरिया उसको दे देता था और उस क्षेत्र विशेष के एरिया के अंदर वही वहां से उनका कर वसूल करता था, वही न्याय करता था और उसी का अधिकार वहां पे होता था। और उस क्षेत्र की जो निगरानी करनी थी या रक्षा करनी थी वो सारे का सारा उसी की जिम्मेदारी थी। वो अपनी सेना भी रखता था, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण किसका होता था? राजा का नियंत्रण होता था। यही व्यवस्था आप यूरोप के अंदर पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर जो राजा है वो सेंट्रल पावर है, जो मुख्य मुखिया है वो राजा है, लेकिन राजा ने ही अपने राज्य को सामंतों के अंदर बांट दिया है और वो सामंत ही अपने अपने क्षेत्र की निगरानी करते हैं और अपने अपने क्षेत्र से कर वसूलते हैं, और राजा को एक केंद्रीय जो शक्ति है, सेंट्रल पावर है, उसको अपना हिस्सा यानी कर का जितना भी हिस्सा है वो एक मुश्त वहां पे अदा कर देते हैं। नतीजा क्या होता है इसके अंदर कि एक कड़ी बन जाती है राजा के अंदर और सामंत के अंदर। जो आम जनता है, जो साधारण जनता है, उसके फिर अधिकारों का हनन होता है। वो इस चीज में चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। तो सामंतवाद क्या हुआ कि यूरोप के अंदर जो सामंती व्यवस्था थी, जो सामंत थे, उनके पास ही ये अधिकार थे और राजा केंद्रीय शक्ति के साथ था। ये आप पढ़ेंगे 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है यूरोप के अंदर और 8वीं 9वीं शताब्दी तक ये चलता है। यही चीज जब हम हिस्टोरियन के तौर पे देखते हैं तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपके साथ चलूंगा, कि जो हमारे कुछ बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी होंगे, कुछ हिंदी के हैं। जेम्स कॉलिन एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। वो क्या कहते हैं फ्यूडलिज्म के ऊपर, सामंतवाद पे, कि फ्यूडलिज्म एक कॉन्टेक्चुअल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द मेकिंग ऑफ ग्रांट्स ऑफ
फिफ्स ऑफ वेसल्स, यानी जो सामंत है जिसके पास जमीन का अधिकार है, फिफ्स और वेसल्स उसी को बोलते हैं, उसके बीच एक राजनीतिक और एक सेना के बीच का गठबंधन है, एक गठजोड़ है उनका, जो उसको बनाता है। और विद्वान हमारे साम्यवादी विचारधारा में कार्ल मार्क्स में है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोशल ऑर्डर इन विच ए मिलिट्री लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि इसके अंदर एक एरिस्टोक्रेटिक राज हो जाता है, एक निरंकुश राज्य हो जाता है, और वो सामंत है वो उसके ऊपर निरंकुशता से राज्य करता है। इसी परिभाषा में हम आगे चलेंगे तो एक और हिस्टोरियन है डेविड हर्ली, वो बोलते हैं कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन फाउंड अपॉन फ्यूडल रेंट with reliance on force and not on incentive to secure labor and support from the worker। जो फ्यूडल रेंट है, जो उसको धन दे रहा है, जो मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर बताया था कि एक सामंत अपना हिस्सा राजा को दे देता है, उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करनी है। और ऐसी ही स्टेटमेंट जोसेफ आर स्टेरर है, एक जर्मन विद्वान है, वो बोलते हैं कि फेडरलिज्म इज ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट एंड वे टू सिक्योरिंग द फोर्स नेसेसरी टू प्रिजर्व द सिस्टम, कि फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी फोर्स है जो पूरे के पूरे राज्य को कायम करने के लिए बनाई जाती है। तो अपने राज्य को अधिकृत करने के लिए, बनाने के लिए जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता था, जो तरीके का प्रयोग किया जाता था, वही सामंतवाद था। उस सामंत के पास सारे के सारे वो अधिकार चले जाते थे। और ये सारी की सारी जो मैंने परिभाषाएं बताई हैं, उसके आधार पर आप कहेंगे कि फ्यूडलिज्म वाज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच political power was treated as a private possession and was divided among a large number of lords। जो सामंत हैं वो पॉलिटिकल पावर है, लॉर्ड्स बोलते हैं सामंत को, कि इन सामंतों के अंदर सारे के सारे अधिकार सामंतों के पास थे, और राजा एक केंद्रीय शक्ति के रूप में बैठा हुआ था। वो राजा अपने राज्य को कायम करने के लिए अपने राज्य को सामंतों के अंदर बांट देता है, और आम जनता से उसका लेना देना नहीं होता। वो जो सामंत हैं वो अपनी अपनी सेना रखते हैं, और जितना एरिया सामंत के पास है वो उसकी सिक्योरिटी भी करता है, उसकी देख रेख भी करता है, और ये एक दोनों के बीच में एक गठबंधन सा हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है सामंतवाद की। अब हमारे पास चीज आती है कैपिटलिज्म। हम दोनों का तुलनात्मक चीज कर रहे हैं यहाँ पे कि पूंजीवाद क्या है। जो सामंतवाद था यहाँ पे पूंजी आ जाएगी, कि ग्रेस हुए हैं एक हिस्टोरियन, वो कहते हैं पूंजीवाद पूंजी के निवेश अथवा प्रयोग द्वारा जीविका कमाने की एक व्यवस्था है। यानी जहां कहीं भी आपको ज्यादा चीज लेने की बात आएगी वहां पूंजी को लगा देंगे आप। तो वो जो पूंजी, जहां पे मैंने पिछली जो डेफिनेशन बताई थी सामंत की, वहां पे आपको बताया था कि सारी चीजें सामंत के ऊपर आधारित हैं। पूंजीवाद के अंदर सारी की सारी व्यवस्था पूंजी के ऊपर आधारित है, कि वो पूंजी के प्रयोग से सारी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। वार्नर एक जर्मन इतिहासकार हैं, वो भी बोल रहे हैं कि पूंजीवाद में भावना, संगठन और तकनीक महत्वपूर्ण है। केवल 3 चीजों के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है, भावना, संगठन और तकनीक। भावना क्या होती है? सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने की, धन कमाने की। संगठन क्या होना चाहिए? बहुत ब्रॉड होना चाहिए, बहुत विस्तृत होना चाहिए। और टेक्निक क्या है? टेक्निक हर एक स्थान और समय के अनुसार बदलती है। तो पैसा इकट्ठा करना है, धन एकत्रित करना है, अपने आप को आर्थिक संपन्न करना है, उसके लिए ये तीनों चीजें, भावना, संगठन और तकनीक, बदलती रहती हैं। कुल मिला के इन दोनों का निचोड़ क्या बनता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र करना है। और जब आप पूंजीवाद को पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको सामंतवाद बताया था, पूंजीवाद को भी जब आप देखेंगे तो पूंजीवाद का ये जो पूरा समय है 15वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक का जो टाइम आ रहा है, और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आज भी अगर आप देखो, मैं आज का उदाहरण आपको आगे रख के और तब आपको आगे बता रहा हूँ कि आज हम जब कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, तो कोरोना के अंदर चाइना ने एक चीज की है, भारत के ऊपर जो हमले की तैयारी कर ली, अपनी सेना लगा दी। क्या व्यवस्था आ रही है? इकोनॉमी का बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो रहा है। भारत की भी इकोनॉमी बैठ रही है और चाइना की भी बैठ रही है। तो चाइना अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाह रहा है, कि जो जितने भी व्यापार वहां पे था, जो दूसरे देशों के व्यापारी वहां पे थे, कंपनियां वहां पे थी, वो अगर उसको छोड़नी है तो वो हिंदुस्तान के अंदर ना आए।
तो वो अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाह रहे हैं। और वो आर्थिक रूप से संपन्नता अगर हम 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में जाके देखते हैं तो वो पूंजीवाद के रूप में वहां पे आती है। और वो पूंजीवाद अलग अलग तरीके से था, जैसे व्यापारिक पूंजीवाद, वाणिज्यिक पूंजीवाद, यानी व्यापार से, वाणिज्य से, उद्योग से या वित्त से या कृषि से आप कैसे भी पूंजी कमा रहे हैं, वो चीज आती है। फिर मैं आपको भारत का उदाहरण देके समझाऊंगा कि जब आपने बीए पार्ट 2 के अंदर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा था तो उसके अंदर आपने राष्ट्रवाद की चीज पढ़ी है। राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति की चीज, जिनमें आपने एक आर्थिक राष्ट्रवाद भी पढ़ा होगा कि भारत के अंदर जब दादा भाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कहा गया है, दादा भाई नारोजी ने एक थ्योरी दी थी कि अंग्रेज भारत की आर्थिक संपन्नता को लूट रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड अन ब्रिटिश रूल इन ब्रिटिश इंडिया। कि अंग्रेज भारत के अंदर अपना संविधान लागू करके यहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था है, हमारी आर्थिक संपन्नता है, उसको खत्म कर रहा है। ऐसी ही चीजें आपने देखा होगा कि गणेश उत्सव मनाया जाता था महाराष्ट्र में, उसके नाम पे हम इकट्ठे होते थे लोग वहां पे, तो वो हमारा धार्मिक राष्ट्रवाद था। इसी चीज को आगे रखते हुए हम पूंजी को भी देखते हैं। अब पूंजी के अंदर चाहे वो वाणिज्य से लो, चाहे व्यापार से लो, चाहे उद्योग से लो, चाहे कृषि से लो, चाहे किसी भी चीज से लो, वो पूंजी को एकत्र करने का व्यवस्था ही पूंजीवाद कहलाता है। यही चीज मैंने अंग्रेजी में भी ये इसकी डेफिनेशन दी है जो न्यूमैन बोलते हैं। टू द हिस्टोरियन कैपिटलिज्म इज सिंपली ए सिस्टम ऑफ गेटिंग ए लिविंग थ्रू द यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कि कैपिटल मीन्स राशि, उसके इन्वेस्टमेंट से कैसे वो चीजों को परिवर्तित कर रहा है, वो चीज आती है। क्लाइव डे जो वो ओरिजिन ऑफ कैपिटल पे कैपिटलिज्म पे बोलते हैं, टू फिक्स ए डेफिनेट टाइम एंड प्लेस फॉर द इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म इज होपलेस। कैपिटलिज्म इज ए थिंग so complex that it could not possibly appear all at once full grown। जो कैपिटलिज्म है वो एक बार के अंदर नहीं आया, जैसे सामंतवाद एक बार में नहीं आया था। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ती हैं और धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन होता जाता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं आपके सामने, ये मैप है जो वेस्टर्न आप यूरोप देख रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप में क्या आता है कि साइड में आप देखेंगे कि अटलांटिक सागर है। ये देखिए मैं एरो पे दिखा रहा हूँ, ये अटलांटिक सागर है। ये अटलांटिक सागर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जिसमें आप पुर्तगाल, स्पेन और ये सारी चीज, सारे के सारे, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे आएंगे। और नीचे का जब आप पोर्शन देखते हैं, ये जो नीचे आएगा, जो ग्रीस आपने दिखा रखा है, जो एरो दिखा रहा हूं मैं, ये सारा का सारा दक्षिण का पार्ट होता है। तो दक्षिण के अंदर कौन सा था? भूमध्य सागर था। तो भूमध्य सागर से जब व्यापार बढ़ा तो ये जो अटलांटिक सागर है, इससे जब आप आगे चलेंगे, इस तरफ वेस्ट की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप आता है। अमेरिका महाद्वीप के अंदर सारे का सारा व्यापार होने लग गया था। तो हमारी अर्थव्यवस्था भी, ये आपके बीए फाइनल में एक चैप्टर है कि कैसे इकोनॉमी यहाँ से ट्रांसफर हुई थी मेडिटेरियन सी से अटलांटिक सी में, वो अलग से एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। मेरा केवल आपको बताने का अर्थ ये है कि जो ये एरिया है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया सारा का सारा फ्यूडलिज्म से भरा हुआ था। यहाँ पे सामंतवाद बहुत ज्यादा था, जो वेस्टर्न का एरिया है। अब इसी को आगे चलेंगे तो यही फ्यूडलिज्म है, ये 8वीं से 14वीं शताब्दी तक। ये देखिए ग्लोब के अंदर आपको सारा चीजें ये दिख रही है, चाहे चाइना लगा लो, चाहे लीबिया लगा लो, इस सारे के सारे क्षेत्र में फ्यूडलिज्म हो गया था, सामंतवाद आ गया था। उसका स्वरूप लेकिन अलग अलग था। मैंने आपको ये ब्रॉडर वे में समझाने के लिए ये मैच्योरिटी दिखा रहा हूँ। हालांकि हमारा विषय केवल यूरोप है, लेकिन मैं आपको एशिया की भी चीज दिखा रहा हूँ कि इसका प्रभाव एशिया के अंदर भी पड़ा था। फिर नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है ट्रांजिशन पीरियड क्या हुआ। ये ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है, जैसे ये मैंने आपको टेबल के अंदर समझा रहा हूँ कि ये फ्यूडलिज्म है, ये सामंतवादी व्यवस्था है, और इसके साथ ही ये पूंजीवादी व्यवस्था आ गई है। लेकिन जो सामंतवाद से पूंजीवाद में जाने का जो बीच का टाइम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 8वीं शताब्दी से या 9वीं शताब्दी से हम 14वीं 15वीं शताब्दी में पहुंच रहे हैं, तो जो बीच का टाइम है 9, 10, 11, 12, 13वीं शताब्दी का टाइम, दैट पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशन पीरियड। वो बदलाव का पीरियड है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। यही चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है कॉलेज में, वो +2 पास करके आता है और बीए में एडमिशन लेता है,
तो बीए में एडमिशन लेके जब वो सेकंड सेमेस्टर में आता है तो +2 के बाद एडमिशन लेना और अपनी क्लास के में अंदर आना, कॉलेज के अंदर बैठना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, फर्स्ट सेमेस्टर तक का जो उसका टाइम होता है उसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोल सकते हैं। ये समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब ट्रांजिशन पीरियड आप देखेंगे तो वो ये आएगा जो फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का जो क्षेत्र है। अब हमारे पास चीजें आती हैं कि जो फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कैपिटलिज्म को लेके आए, जो पूंजीवाद को लेके आए। हम सामंतवाद से पूंजीवाद में आ रहे हैं, तो ये जो चीज आप पढ़ोगे ये सामंतवाद का डाउनफॉल भी होगा और कैपिटलिज्म की शुरुआत भी होगी। सबसे पहली चीज आएगी चेंज इन फ्यूडल सिस्टम। जो सामंतवादी व्यवस्था है उसके अंदर बदलाव हो रहा था। बदलाव क्यों हो रहा था? क्योंकि जब भी आप कोई व्यवस्था देखते हैं उसके अंदर बदलाव क्यों आता है? क्योंकि जो सिस्टम है, जो स्थान है, वहां पे व्यापार हो, उद्योग हो, व्यवस्था हो, वो सारी की सारी चीजें अलग अलग चलती हैं। इसलिए उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम था, वो भी परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर दूसरी चीज आ रही है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट किसको बोलते हैं? इंडिया इज आल्सो ए नेशन स्टेट। भारत एक राष्ट्रीय राज्य है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय राज्य क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये बात कही थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में अनेकता में एकता है। हमारे धर्म अलग हैं, हमारी जातियां अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारे क्षेत्र अलग हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक हैं। ये जो अनेकता में एकता की बात आती है वही चीज आती है कि यूरोप के अंदर भी राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हो रहा था। यानी जो राज्य, जो राष्ट्र हैं वो अलग अलग जो उनकी भाषा है, धर्म है, उसमें अलग अलग बटे हुए, तो वो एक यूनाइटेड होने लग गए थे, इकट्ठे हो रहे थे। तो ये सारी की सारी आप देखेंगे यूरोप में हो रहा था। उदाहरण के तौर पे जब आप पढ़ेंगे इसके अंदर 1870 ईस्वी के अंदर कि जर्मनी का और इटली का एकीकरण हुआ था। तो इटली का जब एकीकरण को आप देखते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर नीस, सेवोय, लंबार्डी, पिडमांट, सार्डिनिया, कोर्सिका, ये सारे के सारे जब वेनेशिया ये इकट्ठे होते हैं तो इनका इतिहास भी एक है, इनकी संस्कृति भी एक है। इसलिए इसको नेशन स्टेट बोला जाता है। तो यूरोप के अंदर नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही थी। फिर आया इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमेरियल्स। जो अरेबिक सिस्टम आया था, न्यूमेरियल्स क्या बोलते हैं, जो आंकड़ा प्रणाली होती है जिसके अंदर हम हिसाब किताब रखते हैं, उसके अंदर अरेबिक सिस्टम को लागू किया गया था, जिसके अंदर से नई नई चीजें पता चल रही थी, हमें गिनती का और दूसरी चीजों का पता चल रहा था। फिर हमारे पास चीज आती है इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। अकाउंट को जब आप यूज करते हैं तो आप लेजर को रखते हैं, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, कब उसका नुकसान होता है डे वाइज। जैसे लेजर को बनाने के अंदर डे बुक को रखा जाता है, ऐसे ही मंथली जो बुक होती है उसको भी रखा जाता है। तो जो डे बुक होती है, ऐसा जब नया जो अकाउंट रखने का नए जो तरीके इजाद हो रहे थे उससे भी फ्यूडलिज्म डाउन हो रहा था और पैसे की व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था की महत्ता बढ़ रही थी। फिर आया हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के अंदर पहले राशि को रखना ही एक मुसीबत हो जाती थी, तो अब जब बैंकिंग सिस्टम आ गया था तो व्यक्ति अपनी पूंजी को वहां पे सिक्योर रख सकता है। उसने भी कैपिटलिज्म को बढ़ाने में आगे मदद की थी। फिर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी की भूविज्ञान यानी दूसरे देशों की, दूसरे स्थानों की खोज करना और वहां पे अपने उपनिवेश स्थापित करना। जब आप भारत की बात करते हैं कि वास्को डी गामा यहाँ पे आए थे, तो वास्को डी गामा भी किसी व्यापारिक खोज के तरीके से उनके जब वहां पे एक व्यवस्था चली थी, जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कहीं आएगा, उसमें बताएंगे कि लैंड से जो व्यापार था, भूमार्ग से व्यापार रुक गया था धर्म युद्धों के कारण, तो उन्होंने फिर समुद्री रास्ता निकाला था। समुद्री रास्ता निकालते हुए वास्को डी गामा कालीकट के स्थान पर पहुंचे थे और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आती है। वो पुर्तगाल के रहने वाले थे, लेकिन इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में आती है, कलकत्ता में वो अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो फिर वहां से भी फिर कैपिटलिज्म की यानी पूंजीवादी व्यवस्था की ज्यादा शुरुआत होती है। जो नई, जैसे मैंने बताया
कि जैसे नए भू क्षेत्रों का खोज हो रही थी, भारत का मैंने उदाहरण दिया, तो वो नई नई चीजें हो रही थी और नए नए उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी। जब उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी तो वहां से भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। इंग्लैंड ने भारत के साथ व्यापार किया, आपने नीतियां बनाई, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो कि अंग्रेज ने, इंग्लैंड ने या इंग्लैंड के निवासियों ने, वो अपने आर्थिक संपन्नता के लिए ही की थी। फिर क्या चीज आ गई थी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज क्या हुई थी कि जब भारत के अंदर कॉलोनी बनाने लगे थे, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो एक नियम निर्धारित होते थे कि जब हम किसी भी कंपनी को जब परमिशन दी जाती है तो उसके लिए एक कुछ नियम निर्धारित होते हैं कि उसके पास कितनी राशि होनी चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए। वही चीज जब दोबारा से जब कैपिटलिज्म लागू हुआ तो वहां पे पूंजी को ज्यादा महत्ता दी जाने लगी, तो वहां पे दो कंपनियों को जोड़ के भी कोई अपनी कंपनी स्थापित कर सकता था, दो आदमी भी जुड़ सकते थे, 2 4 5 जो भी व्यक्ति थे वो आपस में अपना ज्वाइंट एक कंपनी स्थापित कर सकते थे। वो जो प्रोसेस चला ज्वाइंट कंपनी स्थापित करने का, उसने भी कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ावा दिया। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, यूरोप के अंदर पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। तो उन धर्म सुधार और पुनर्जागरण आंदोलन से ये पता चला कि कैसे हम पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था के अंदर आए, कैसे हम रूढ़िवादिता के अंदर फंसे हुए थे। तो इससे जो पुनर्जागरण हुआ था हमारा, उसने भी व्यक्ति के उत्थान में ज्यादा मदद की। फिर आता है हमारे पास राइज ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी शुरू होती है तो जो फैक्ट्री सिस्टम आया था, फैक्ट्री सिस्टम ने भी पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद की थी। यह फैक्ट्री सिस्टम भी बहुत आगे तक चला था, जिसने पूंजी के ही निवेश को और पूंजी के प्रयोग को आगे बढ़ाया था। यूज ऑफ बेटर इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स, यहाँ पे आप ध्यान देने की चीज समझिए कि यूज ऑफ बेटर इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स, आज भी अगर हम देखते हैं कि जो हमारा पुराना जो क्षेत्र है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज के अंदर चले जाते हैं, बहुत से प्रांतों के अंदर, तो पुराने औजारों से ही खेती बाड़ी होती है। आप राजस्थान में या दक्षिणी हरियाणा के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे ऊंट से, बैल से जो खेती होती थी, वो चीजें पुरानी से करने हैं। और आज हमारे पास ट्रैक्टर भी आ गया है। अगर आप फसल को तैयार करने की चीज करते हैं, जब हमारी फसल पक जाती है तो हार्वेस्टर कंबाइन आई है। तो ये जो बेटर इक्विपमेंट्स और मशीन्स आए थे, जैसे जब आप कृषि क्रांति को पढ़ेंगे तो जेथरो टूल की ड्रिल मशीन आएगी, वो बोने के लिए दूसरे मशीनों का प्रयोग होने लगा था। उन मशीनों के प्रयोग ने और जो दूसरी चीजें औजार वगैरह आ रहे थे, उन्होंने भी पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद की। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया, वो प्ले किया इंश्योरेंस सिस्टम ने। यानी जो एक बीमा कंपनी थी, वो बीमा कंपनियों का जो प्रयोग आया, बीमा कंपनियां जब शुरू हुई तो व्यक्ति को अपनी राशि खोने का डर नहीं रहा, और बीमा कंपनी के थ्रू उसका व्यापार और उसका उद्योग और उसके जो सारी की सारी जो पूंजी उसको लगा रहा था, उसको बहुत सिक्योरिटी मिली। नतीजा क्या हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था और ज्यादा आगे बढ़ी। यहाँ पे आपके सामने एक और चीज आ रही है कि जो हमारी पूंजीवादी व्यवस्था है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक साथ चीज नहीं बढ़ी। अब इसकी हम जो कैपिटलिज्म है, हमारा जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसका स्वरूप अगर हम देखें तो जो उसकी नेचर है वो एक साथ नहीं रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 8वीं 9वीं शताब्दी से हम बदलते हुए चले गए, तो आप इसमें देखिए कि जो 1100 से 1750 का टाइम जाता है, वो कमर्शियल कैपिटलिज्म है, एक व्यापारिक पूंजीवाद है। यानी सारी चीजें व्यापार और वाणिज्य के ऊपर आ रही हैं। और जब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो वहां आप देखिए एक सामंतवादी व्यवस्था थी, वो सामंत है, लेकिन जब वो धर्म युद्धों के अंदर शामिल हुए हैं, उनका पैसा वहां पे लगा है, उनकी सेना वहां पे लगी है, तो उन्हीं लोगों ने अपना जो पैसा उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था में लगा रखा था, वो पैसा उन्होंने कृषि के अंदर लगा दिया। उन्होंने कृषि के अंदर नहीं, व्यापार के अंदर लगा दिया, और वही जो सामंत थे वही व्यापारी बन गए। उन्हें व्यापारियों ने जब व्यापार आगे बढ़ा तो उन्होंने पैसा व्यापार में लगाया, और जब व्यापारवाद, वाणिज्यवाद का जब समापन होता है, वो फेल होता है, तो वही लोग हैं, उन्होंने अपना पैसा कृषि के अंदर लगा दिया। और जब कृषि के बाद उद्योग की महत्ता आई तो उन्होंने पैसा अपना उद्योग में लगा दिया। यानी जो पूंजी है, जो राशि है, वो एक ही ग्रुप के पास चल रही है, और वो ग्रुप अपना रोल बदलता जा रहा है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से।
ऐसी ही चीज यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, उसके भी अलग अलग स्वरूप थे। सबसे पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद आता है जो 1100 ईस्वी से और लगभग 1750 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो औद्योगिक पूंजीवाद है, जब उद्योग वहां पे लग जाते हैं। अब औद्योगिक पूंजीवाद को आप कैसे समझेंगे कि भारत के अंदर जब इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बनाया था तो भारत के साथ जो व्यापार की नीतियां थी, वो व्यापार की नीतियां भी उसने अलग अलग तरीके से अपने बेनिफिट के लिए वो नियम बदलता था, वो चीज इसके अंदर आएगी। और तीसरा है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म यानी वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद का 1914 का समय है। 1914 का जब नाम आप देखते हैं, जब भी ये संख्या सामने आती है तो वर्ल्ड वॉर वन याद आता है। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो जो चीजें जितनी जितनी बढ़ती गई थी, वो सारा का सारा कैपिटलिज्म के अंदर वो सारा फाइनेंस के ऊपर लग गया था, क्योंकि सारा का सारा चीजें वित्त के ऊपर निर्धारित हो रही थी। फिर यहाँ पे हमारे पास, मैं इसी चीज को और ब्रॉडर वे में आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म कैसे हुआ है, यानी ये परिवर्तन कैसे हुआ, बदलाव कैसे हुआ है। तो उसको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले चीज आएगी चेंज इन फ्यूडल इकोनॉमी, सामंतवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव। वो कैसे आया था कि इसके अंदर देखिए मैंने लिखा है यूज ऑफ बैरन लैंड, जो अनउपजाऊ भूमि थी, जो बंजर भूमि थी, उसका भी उपयोग होने लग गया था। वहां पे 1315 से 1317 ईस्वी तक बीच में महा बीमारियां फैली थी, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के अंदर एक ब्लैक डेथ के नाम से एक प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर 100 साल का युद्ध हुआ था और उसके बाद धार्मिक युद्ध हुआ था। तो इन सारी घटनाओं ने उस सामंती व्यवस्था को बदल दिया था, सामंतों का नुकसान होने लग गया था, तो वो अपनी चीजें चेंज करने लग गई थी। दूसरा आया था राइज ऑफ कमर्शियल सेंटर्स। कमर्शियल सेंटर्स में कैसे आया था कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था, कृषि क्रांति हुई थी, कॉलोनीज बनने लग गई थी। एक संपन्न देश है वो दूसरे स्थानों पे जाके अपने उपनिवेश स्थापित करने लग गया था। फिर सी ट्रांसपोर्ट हो गया था, यानी समुद्र के रास्ते से व्यापार, पहले थल के रास्ते से व्यापार होता था, जमीनी व्यापार होता था, उसके बाद समुद्र से व्यापार होने लग गया। तो समय के साथ जो परिवर्तन होने लग गया था, वो सारी की सारी चीजें इसमें बदलाव के साथ आने लगी। फिर आया ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल कैपिटलिज्म इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में जब आप आके देखेंगे तो वहां पे तो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर सारा का जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो कृषि के ऊपर ही निर्भर हो जाती है। यानी कृषि के जब मूल्य बढ़ गए थे, कृषि के अंदर पैसा लगाने से ज्यादा आमदनी हो रही थी, तो उसको हम कृषक पूंजीवाद कहेंगे या कृषि पूंजीवाद कहेंगे। और बाद में राइज ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जब औद्योगिक क्रांति होती है और कमर्शियल यानी व्यावसायिक चीजें आती हैं, हर चीज की कीमत, पहले जैसे कमर्शियल क्या चीज थी, सामंतवाद के अंदर आप देखेंगे कि बार्टर सिस्टम था, एक चीज के बदले में हम दूसरी चीज ले लेते थे। उदाहरण के तौर पे हम गेहूं, किसी को 50 किलो गेहूं देते हैं, 50 किलो हम उसके बाद में चावल ले लेंगे। लेकिन जब ये कमर्शियल और कैपिटलिज्म चले गया था, उसके बाद हर चीज की कीमत निर्धारित हो गई थी और ये इस व्यवस्था से आगे बढ़ने लग गए थे। फिर इस कैपिटलिज्म का हमारे पे प्रभाव बहुत पड़ा है। उस प्रभाव में क्या आया कैपिटलिज्म के कारण, जो हमारा टॉपिक था कि सामंतवाद से कैसे परिवर्तन हुआ था, वही चीज यहाँ पे आती है। सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ा ब्लो टू फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का समाप्ति, सामंतवाद को नुकसान, ये चीज हुई। नंबर 2 पे चीज आप देखेंगे कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, अनुपस्थितिक जमींदारी प्रथा। यानी जमींदारी प्रथा क्या हुई कि जिन लोगों के पास पैसा था, चाहे वो औद्योगिक क्रांति से था, चाहे वो कृषि क्रांति से, किसी भी व्यवस्था उन्होंने कर दिया था, तो उन्होंने बड़ी बड़ी जमीन ले ली थी और जमीन के मालिक वो बन गए थे, लेकिन वो कृषि नहीं करते थे। उसको बोलते हैं अनुपस्थित जमींदारी प्रथा। ब्लो टू गिल्ड सिस्टम, जब ऐसी चीज आ गई थी, गिल्ड सिस्टम बोलते हैं, एक आपका संगठन हो जाता है, एक आप अपना संघ बना लेते हैं, एक गुट बना लेते हैं। जैसे कोई मजदूरों का गुट हो गया, कोई लेबर का गुट, या कोई भी किसी भी अलग टाइप का कोई व्यापारी है वो अपना गुट बना लेता है। तो जब कमर्शियल कैपिटलिज्म आ गया तो ये जो संगठन की ऐसी प्रणालियां थी, जो लोग अपने संघ बना के रहते थे, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इंक्रीज ऑफ वेल्थ, संपन्नता ज्यादा लोगों के अंदर आई थी इसके कारण। इमरजेंस ऑफ लेबर क्लास, जो लेबर क्लास थी वो नई एक
श्रेणी एक, जैसे देखिए पहले कृषि व्यवस्था थी हमारी, सामंतवादी व्यवस्था थी, लेकिन जब उद्योग लगे और उद्योग के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी तो एक नया वर्ग हमारे सामने है जिसको आपने श्रमिक वर्ग का नाम दिया। फिर हमारे पास आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज। अपनी संपन्नता के लिए उन्होंने जो अपनी कॉलोनीज बनाई थी, जो अपने उपनिवेश बनाए थे, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उनके बहुत ज्यादा निचोड़ दिया गया, उनको आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से उनका शोषण किया जाने लगा। ये इसके प्रभाव थे कैपिटलिज्म के। और फिर कैपिटलिस्ट सपोर्ट टू गवर्नमेंट, एक इतनी ज्यादा कैपिटलिज्म, पूंजीवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो सरकार के सहायता प्रदान करने लग गया था, सहायता के साथ ही, सरकार के साथ ही वो जुड़ गया था। तो सरकार के साथ सरकार का और कैपिटलिस्ट का यानी पूंजीपतियों का एक गठबंधन सा हो गया था, वो एक दूसरे के पूरक बन गए थे। और इसका एक अंतिम जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका एक जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो भी इसी का एक परिणाम था कि जो कैपिटलिस्ट, जो हमारी कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, उसी का एक परिणाम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था। इसी चीज को जब हम देखते हैं, जब यहाँ पे हमारा इतनी चीज आ जाती है, तो उसके बाद हमारा ये व्यवस्था जो मैं आपको बताने लगा था कि सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन का कैसे माध्यम बना था, वो माध्यम और उसके बाद उसका कैसे प्रभाव पड़ा था। मैं दोबारा से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसको ध्यान में रखना है आपने कि फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का जो पीरियड आ रहा है, इसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ये सामंतवाद का पतन, अगर आप एक पुस्तक के तरीके से समझेंगे तो सामंतवाद का पतन और पूंजीवाद का उदय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनके दोनों का पतन के जो कारण है और इसका जो उदय का कारण है, वो ट्रांजिशन पीरियड के अंदर ही आ रहा है, विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है वो। तो वो इसका ट्रांजिशन पीरियड है जिसको हम इसके अंदर देखेंगे। ये हमारी व्यवस्था थी। तो जब भी आप सामंतवाद के और इसके बीच का पढ़ेंगे टाइम, तो उसके समय को बीच में लेके, और तब इस जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप इसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।